मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर इसके मैकेनिज्म का जिक्र करें, इसकी थोड़ी हम स्टडी करें। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये तो आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, जनरली तीन की होती है, एक एसआई भी होती है, वो अभी नहीं बता रहे आपको, दो ही आप लेके चलें। तो कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर? अगर फर्स्ट हम लेके चलें तो ये होती है आपके पास SN2। इंपॉर्टेंट है भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, पर बहुत हल्का फुल्का आता है। और सेकंड वाली अगर हम लेके चले इसमें, तो वो क्या आ जाएगी? SN1। दैट इज, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर इसका हम ऑर्डर देखें रिएक्शन का, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी ये। दिस इज सब्स्टिट्यूशन S फॉर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और फर्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी ये। तो हम पहले लेके चलते, इसके अंदर वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले लेते हैं SN2 रिएक्शन लेते हैं। अगर यहाँ पे हम रिएक्शन कराएं, सपोज आपने लिया है अल्काइल क्लोराइड, ये आपने मिथाइल क्लोराइड लिया, और मिथाइल क्लोराइड जो है इसको आपने ट्रीट कर दिया हाइड्रोक्साइड आयन से, ऑब्वियसली एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH से क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। अकेला तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा नहीं। इससे अगर आप ट्रीट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास? एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा? जो X होगा Cl, वो रिप्लेस किससे हो जाएगा? OH से, यानी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? मिथेनॉल की। और ये निकल गया Cl नेगेटिव। ऑब्वियसली यहाँ पे K पॉजिटिव था, स्पेक्टेटर आयन है, तो यहाँ आ जाएगा K पॉजिटिव, तो पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। सही है। अब ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट, जो दो रिएक्टेंट आपने यूज किए हैं यहां पर, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन और मिथाइल क्लोराइड, दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दैट इज मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो वी कैन से सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यहां पर जो रेट है वो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू, मैं ये लिखूंगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। K कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, एक तो ये रिएक्टेंट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, एक ये, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? अब रेट लो अगर ये है, दिस इज रेट लो, अगर ये रेट लो है तो हम क्या कहेंगे? रेट लो हमें ये बता रहा है कि अल्काइल हलाइड जो मिथाइल क्लोराइड है, और जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपने यूज किया हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब मिथाइल क्लोराइड जो है उसकी तरफ, ये मिथाइल क्लोराइड है, जब इसकी तरफ ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अप्रोच करेगा, OH नेगेटिव इसकी तरफ अप्रोच करेगा मिथाइल क्लोराइड की तरफ, तो इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल नेगेटिव और यहां पर क्या है? डेल पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होना शुरू होगा, और इंट्रैक्शन शुरू होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो कार्बन और क्लोरीन के बीच, यानी कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है, ये टूटना शुरू हो जाएगा, और जो OH है इसका कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये साइमल्टेनियसली होंगे, सिंगल स्टेप में होंगे, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है ये कंसर्टेड रिएक्शन है। ये कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन दैट इज, यह एक स्टेप में होगी। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब यह एक स्टेप में होगी, अकर्स इन
वन स्टेप, एक ही स्टेप में होगी। और ऐसी रिएक्शन जो होती हैं ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती हैं। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसके अंदर दोनों ही जो रिएक्टेंट होंगे वो पार्शियली बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से। तो जैसे ये इस साइड अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे ये सी, ये मैं एच लूँ, यहाँ ये एच लूँ और ये एच लूँ, तो देखिए ये जो बॉन्ड है ये टूटना शुरू हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये बनना शुरू हो जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी। और ये ट्रांजिशन स्टेट आई है, यहां पे आप देख रहे हैं नॉर्मली कि इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन जो है वो साइमल्टेनियसली बॉन्डेड है किस किस से, जो आउट गोइंग यहां से जो लिविंग ग्रुप है Cl उससे भी, Cl नेगेटिव आयन से, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव उससे भी, दोनों से साइमल्टेनियसली बॉन्डेड है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें कार्बन जो है ये 5 एटम से बॉन्डेड है। ये देखिए, तो इसका मतलब 5 बॉन्डेड से अगर ये बॉन्डेड है तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये हाईली अनस्टेबल है और इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ये हाईली अनस्टेबल है एंड कांट बी आइसोलेटेड, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। और ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ये डिकम्पोज हो जाएगी और डिकम्पोज होकर के क्या देगी, प्रोडक्ट और साथ में लिविंग ग्रुप। तो यानी डिकम्पोज होगी, ये हमें क्या दे देगी, OH CH3 प्लस Cl नेगेटिव, ये दे देगी हमें, ये मिल जाएगा। सही है। अब यहां पे एक चीज आपको पर्टिकुलर ध्यान देनी है कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बैक से होगा। ये देखो बैक से अटैक होगा इसका, यहां से ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा और यहां से इसका अटैक शुरू होगा। ये बैक से अटैक करता है, फ्रंट से नहीं करता। फ्रंट पे क्योंकि ये इसके पास क्या बैठा है, न्यूक्लियोफाइल, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल ही है। और ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल को अगर फ्रंट से अटैक होगा तो इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए फ्रंट से इसका अटैक नहीं होगा। तो यहां ये चीज ध्यान देने की है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो बैक साइड से होगा और जो लीविंग ग्रुप होगा वो यहां आगे वाली साइड से निकलेगा। ये पर्टिकुलर इसमें ध्यान देना है। और यही रीजन है कि SN2 रिएक्शन जो होती हैं उनमें हमेशा कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हमेशा कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा, अभी आपको बताएंगे भी कि वो इन्वर्जन कैसे कह रहा हूं मैं। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा और इस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कह देते हैं इसको, वॉल्डन इन्वर्जन, WALDEN, वॉल्डन इन्वर्जन, ये कह देते हैं इस इन्वर्जन को। इन्वर्जन कैसे होगा अगर आपको इसमें हम दिखाएं तो ये हम लेके चलें, ये आपके पास है स्पॉज न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, सही है, प्लस ये आपके पास कार्बन, ये Cl और ये आपके पास है यहां पे H। ये यहां पर मैंने लिया H एक और ये यहां पर मैंने लिया वेज एंड डैश फार्मूला। ये जो ये वाले बॉन्ड दिखाए ग्रीन वाले, ये कहाँ है, इस बोर्ड के प्लेन में, और ये वाला कहाँ है, बिलो द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वी आर द ऑब्जर्वर, और ये वाला कहाँ है, अबो द प्लेन एंड टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। यही लेके चलें। जब रिएक्शन होगी यहां पर तो क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से ये वाला ग्रुप तो निकलना शुरू हो जाएगा और इसका इस पे अटैक होना शुरू हो जाएगा, यही कहेंगे हम। एंड व्हाट विल हैपन इन द ट्रांजिशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन स्टेट का मैं जिक्र करूं यहां पर तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये आ गया आपके पास कार्बन,
ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन, और ये मैं दिखाऊं तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूटना शुरू हो गया, और ये नया बॉन्ड बनेगा जो इस साइड नहीं था, उसको हम दूसरे इससे दिखा देते हैं। ये दिखाया, ये देखिए ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, कलर में डिफरेंस डाला है मैंने। ये यहाँ पे आपके पास आ गया OH, राइट। इसकी स्टीरियो देखिए जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक बॉन्ड आपका यही आ गया, डॉटेड वाला, डैश वाला हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर यही आ गया। वेज एंड डैश वाला, ये ऐसे दिखा दिया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दिखा दिए, ये बॉन्ड टूट रहा है ये दिखा दिया, ये नया बॉन्ड बना है, ये देखिए यहाँ हमने लाइट कलर ब्लू से दिखाया, ये आ गया यहाँ पर, ये बन रहा है, और ये बॉन्ड ये आ गया। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेज आ गई यहाँ पर, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट में आप देखिए कार्बन 5 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। अब अल्टीमेटली अटैक बैक से हुआ था, तो अब क्या होगा यहाँ पर, जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर ये आ गया आपके पास कार्बन, और ये हाइड्रोजन, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये वाला हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड बना है जो अभी हमने बताया था आपको कि ये वाला बॉन्ड पहले नहीं था अभी बना है आपके पास, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये ले लिया हमने, ये वाला, ये किसके साथ आ गया, OH के साथ, यही दिखाया हमने। OH के साथ, और जो ये वाला बॉन्ड है एक ये आ गया हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड आपके पास ये आ गया हाइड्रोजन के साथ। और प्लस निकल क्या गया यहाँ से, ये निकल गया आपका Cl नेगेटिव। देखिए कलर से हमने दिखाने की कोशिश की है इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अटैक बैक से हुआ है, तो यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए इस तरफ था ये, और ये इस साइड आ गया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऑब्वियसली आपके पास, ये आ गया। अब ये देखिए बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे, ये मैं आपको बताया भी था मैंने एक दिन, कि जैसे आप तेज हवा चल रही है और कोई छाता लेके चल रहे हैं, तो जो छाता है अम्ब्रेला है उसकी जो अंदर वाली साइड है वो हवा के कारण बाहर की तरफ खुल जाती है, होता है ना ऐसा। तो जैसे ये वाली जो चीज है ये एकदम से इस साइड आ गई है, जैसे कि ये हम बोलते हैं जिसको आप ताड़ी बोलते हैं, यही कहते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि अगर तेज हवा चलती है तो वहां पे क्या होगा, अम्ब्रेला जो है टर्न्स इन साइड आउट, उसकी जो अंदर वाली साइड है वो बाहर की तरफ आ जाती है एकदम से। तो ये साइड एकदम से इस साइड आ गई, ये आ गई, जैसे ये है ना, ये मान लो कि ये ताड़ी है उसकी, और ये एकदम से इस साइड आ गई, उसकी स्पॉक्स जो हैं एकदम से इस साइड आ गई, ये आ गई। जैसे तेज हवा में आप छतरी लेके बाहर निकलते हैं तो उसका एकदम से क्या होता है, जो इन साइड है, जो अंदर वाली साइड है वो हवा से एकदम बाहर की तरफ आ जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह होता है। तो इसी को हमने क्या बोला, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वॉल्डन इन्वर्जन। तो ये किस में हुआ है, SN2 के अंदर। नेक्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं SN1। नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो लेंगे SN1। SN1 में क्या होगा कि पहली चीज तो ये वाली जो SN1 है ना, ये ध्यान देना कि ये वाली रिएक्शन जो है ये पोलर सॉल्वेंट में होगी, पोलर प्रोटिक में।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगी ये, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आपके पास वाटर है या आपके पास अल्कोहल है या आपके पास एसिटिक एसिड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव देते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वहां पर ये रिएक्शन होगी। ये पर्टिकुलर इसका ध्यान रखना कि SN1 रिएक्शन जो कैरी आउट करेंगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैरी आउट होगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो इसको फेवर करते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि यहां पर एक स्टेप आएगा आयनाइजेशन वाला, तो उसके लिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये वाली रिएक्शन जो है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होंगी। अगर जिक्र करें हम SN2 का, तो वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं? जैसे कि उसमें हम लेके चलें तो DMSO हो गया, DMSO हम बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड को, या एसीटोन हो गया, एसीटोनाइट्रिल हो गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, वो हम लेकर के चलते हैं, वो SN2 को फॉलो करती हैं। लेकिन जनरली उनके अंदर SN2 रिएक्शन में हम यूज करते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगे नहीं होते और उनको रिएक्शन के बाद इजीली हम निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर उसमें हम मिथेनॉल और इथेनॉल यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज ये वाले सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। तो SN2 रिएक्शन जो है ये ध्यान रखना, SN1 ये पोलर सॉल्वेंट्स में होती है। अगर यहाँ पे हम रिएक्शन कराएं, जैसे यहाँ पे हम लें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने लिया, और इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन से, ये रिएक्शन कैरी आउट कराएं। अब देखिए यहां पे जरूरी नहीं बेटा कि हर बार आपके पास अगर एक्वस KOH हो तो सब्सटीट्यूशन ही कोज करे। ये वही चीज आ जाएगी कि एलिमिनेशन भी हो सकता है वहां पर। तो यहां मैं खैर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सब्सटीट्यूशन ही आपको समझा के चल रहा हूं। अदरवाइज एलिमिनेशन भी हो सकता है एक्वस KOH के साथ। तो ये देखिए अगर आप टर्सरी यहां पर लेके चलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन से, तो इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, यहां पर ये बनाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और साथ में यहां क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव, यही निकल जाएगा यहां पे ब्रोमाइड आयन। और यह जो रिएक्शन है यह फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करती है। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फॉलो करती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इस केस में अगर मैं कहूं तो केवल इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टर्सरी अल्काइल ब्रोमाइड की। और जो यहां न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करे तो रेट पे असर ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। उस केस में क्या था, आप अल्काइल हलाइड लो या हाइड्रोक्साइड लो, किसी की भी कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दे तो रेट चेंज हो रहा था। तो यानी SN2 में दोनों पे डिपेंड कर रहा था। यहां पे ये पाया गया कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसकी चेंज करते हैं तो रेट पे फर्क पड़ता है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं रेट लो अगर इसके लिए कहूं तो ये आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस CBr, यही कहूंगा मैं, यही लिखा है मैंने, यही लिखा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस इस पे डिपेंड करता है। तो रेट लो से हमें क्या पता चलता है, रेट लो हमें यह बताता है कि ये रिएक्शन जो होगी यह 2 स्टेप में होगी, यह रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी, यही बता रहा है हमें, 2 स्टेप्स में होगी। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें जनरली क्या होता है 2 स्टेप्स में, कैसे, जो पहला स्टेप है वहां पर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में, कि जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसकी आयनाइजेशन होगी, इसकी आयनाइजेशन होगी। ये वाला स्टेप जो है रिवर्सिबल होता है, और यह स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है। इसकी आयनाइजेशन होगी, ये आयनाइज होकर के क्या दे देगा हमें, ये आयनाइज होकर के हमें देगा कार्बोकैटायन, ये दे देगा CH3 C CH3 CH3, यही आ जाएगा C पॉजिटिव।
प्लस Br नेगेटिव, ये देगा हमें। अब यहाँ जो ये वाला स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, रेट ऑफ रिएक्शन इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ जो CBr के बीच ये बॉन्ड है, इसको क्लीव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी किससे मिलेगी, जो यहाँ पे आपके पास आयन बने हैं, ये आयन सॉल्वेट होंगे, अगर वाटर लेंगे तो मैं कहूँगा हाइड्रेट होंगे, और उससे क्या निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। ये सॉल्वेट होंगे और उससे हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, यानी सॉल्वेशन एनर्जी निकलेगी, वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो एनर्जी नीडेड फॉर द ब्रेकिंग और क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड CBr बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन, दैट इज सॉल्वेशन ऑफ दिस आयंस, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। क्लियर। और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो कार्बोकैटायन बना है सेकंड स्टेप में, ये कार्बोकैटायन रिएक्टिव स्पीसीज है, ये रिएक्टिव स्पीसीज है, प्लेनर स्पीसीज है, यही कहेंगे हम। और इसके ऊपर इमीडिएटली अब कौन अटैक कर देगा, इसके ऊपर इमीडिएटली जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा। तो ये वाला जो स्टेप होगा ये क्या होगा, फास्ट, ये फास्ट स्टेप होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और अल्टीमेटली ये क्या दे देगा हमें, ये प्रोडक्ट दे देगा। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये प्रोडक्ट आ जाएगा इस केस के अंदर। सही है, तो ये स्टेप फास्ट है, तो इसलिए रेट के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा। और यहां पे जो अटैक होगा, ये देखिए, ये आपको पता है कि कार्बोकैटायन बना और कार्बोकैटायन प्लेनर स्पीसीज होती है, तो इस पे जो अटैक होगा, मैं ये कहूं कि इस पे अटैक यहां बैक से या फ्रंट से, दोनों तरफ से होने के चांसेस क्या हैं, सेम। तो अगर मान लो यहां पर ये है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये और इस टाइप का प्रोडक्ट दोनों बनने के चांसेस क्या होंगे आपके पास, 50-50 चांसेस होंगे। कॉन्फ़िगरेशन का अगर जिक्र करूं तो मैं, अगर यहां से अटैक होता है तो ऐसा मिल जाएगा, और यहां से अटैक होता है तो इससे उल्टा मिल जाएगा, ये वाले आ जाएंगे इसके अंदर। एम आई राइट, समझे इस चीज को। तो ये आ जाएगी SN1 रिएक्शन यहां पर, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा, स्लो स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहां पर, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। एक बार वहीं बैक में चलते हैं इनके मैकेनिज्म पे। अगर मैकेनिज्म की तरफ हम जाए बेटा, यहां पे देखिए, ये आपने SN2 का मैकेनिज्म पढ़ा था, यहां पर देखिए, यहां आगे से निकल रहा है Cl नेगेटिव, बैक से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, यही आपने पढ़ा है। अब अगर यहां पर ये जो ग्रुप लगे इसके पास, अगर ये ग्रुप बल्कि होते चले जाएंगे, यानी यहां एल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, तो ये कार्बन स्टेटिकली हिंड्रेंस हो जाएगी यहां पर, यानी यहां क्राउडिंग हो जाएगी, और ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा, यही कहूंगा मैं। क्योंकि यहां पर आपको पता है जो SN2 रिएक्शन है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैक साइड से कर रहा है, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। इसको अल्फा कार्बन कह दूं, अल्फा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, इसको अल्फा कार्बन कह सकता हूं। जिस कार्बन पे हेलोजन उसको अल्फा कार्बन बोल सकता हूं मैं। तो अल्फा कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बैक से हो रहा है, तो इसलिए अगर यहां पे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे इस कार्बन पे या इसके नजदीक, अगर अल्फा कार्बन के ऊपर या अल्फा कार्बन के नजदीक अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो क्या होगा, वो यहां पर इसके अटैक को रोकेंगे, न्यूक्लियोफाइल के अल्फा कार्बन पे अटैक होने को रोकेंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और इस तरह से रिएक्शन को डिफिकल्ट बना देंगे, यानी रिएक्शन जल्दी से नहीं होगी यहां अगर बल्कि ग्रुप होंगे तो जितने बल्कि ग्रुप यहां आते जाएंगे, मान लो एक मिथाइल ग्रुप है तो वो प्राइमरी हो गया अल्काइलाइड, दो आ गए तो सेकेंडरी हो गया, तीन आ गए तो टर्सरी हो गया। तो जैसे जैसे हम ये कहें कि मिथाइल से हम प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी पे जाते जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल होता चला जाएगा, यही कहेंगे हम। तो इसका मतलब जितने भी अल्काइल हलाइड हैं उन सब में अगर मैं मिथाइल हलाइड का जिक्र करूं तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि मिथाइल हलाइड में यहां पे केवल तीनों हाइड्रोजन होंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। मिथाइल हलाइड में यहां पे तीनों हाइड्रोजन होंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। तो इसका मतलब
SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? मिथाइल हलाइड हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन पे केवल 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स ही हैं यहां पर। और अगर मैं टर्शरी एल्काइल हलाइड का जिक्र करूं यहां पर, तो यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, यहां आर 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 3 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, और वो OH नेगेटिव के अटैक को सबसे ज्यादा रोकेंगे। तो इसका मतलब वो सबसे कम रिएक्टिव होगा SN2 के अंदर। सही है। और अगर यहां पे मैं 2 एल्काइल ग्रुप लूं सेकेंडरी या एक लूं प्राइमरी, ये अगर लेके चलूं तो उसके कंपेरेटिवली टर्सरी वाला जो लूंगा वो ज्यादा रोकेगा, सेकेंडरी वाला उससे कम, प्राइमरी वाला उससे कम, और ये सबसे कम रोकेगा इसके अटैक को। तो यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पर कौन आ गया? अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर में यहां लिखना चाहूं तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? यहां पर सबसे ज्यादा क्या आएगा? ये मिथाइल हलाइड कह दूं मैं, मिथाइल हलाइड। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्राइमरी एल्काइल हलाइड। उसके बाद क्या आ जाएगा? सेकेंडरी एल्काइल हलाइड। और उसके बाद क्या आ जाएगा? टर्शरी एल्काइल हलाइड। किसके अंदर है ये? SN2 के अंदर। ये ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी का इसके अंदर। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर सपोज मैं लेके चलता हूं, ये आपने लिया CS3X, एक आपने लिया CS3CH2X, एक आपने लिया CS3 ट्वाइस CHX, और एक आपने लिया X, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। यही आ गया। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो आपको पता है कि ये वाला हो जाएगा। ये मिथाइल हलाइड, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्शरी। ये कौन सा ग्रुप आ गया यहां पर? अगर इस ग्रुप का मैं नाम लूं तो ये ग्रुप क्या आ गया यहां पर? मिथाइल। ये ग्रुप क्या आ गया यहां पर? इथाइल। ये कौन सा आ गया? आइसोप्रोपाइल। और ये वाला ग्रुप यहां पर कौन सा आ गया? टर्सरी ब्यूटाइल। यही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर SN1 रिएक्शन को हम देखते हैं, SN1 रिएक्शन को, तो SN1 रिएक्शन में आपको पता है कि यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन जल्दी होगी। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं, आपको मैं बता चुका हूं कि जितने यहां पर कार्बोकैटायन, जैसे आपके पास ये कार्बोकैटायन, जैसे आपके पास ये कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन बना है, यहां पर R ग्रुप बढ़ेंगे तो R ग्रुप क्या शो करेगा? R ग्रुप शो करेगा +I, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ मैक्सिमम 3 R आ सकते हैं, तो ये टर्सरी होगा, 2 होंगे तो सेकेंडरी, 1 होगा तो प्राइमरी, और तीनों H होंगे तो मिथाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और उसके बाद कौन सा आता है? मिथाइल कार्बोकैटायन आता है। यही स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो SN1 रिएक्शन का अगर ऑर्डर मैं कहूं तो उससे उल्टा हो जाएगा। पहले क्या आ जाएगा? टर्सरी एल्काइल हलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी एल्काइल हलाइड, फिर प्राइमरी एल्काइल हलाइड, और उसके बाद क्या आ जाएगा? मिथाइल हलाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। उससे उल्टा SN1 में, ये SN1 में है, देखो यहां 1 लिखा है तो 2 स्टेप, और यहां अगर आपके पास लिखा हुआ है SN2, यहां 2 लिखा है तो सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का मतलब दोनों इन्वॉल्व है। और 1 यहां लिखा है तो इसका मतलब 2 स्टेप। 2 का मतलब सिंगल स्टेप, और यहां 1 का मतलब 2 स्टेप में होगी, ये ध्यान रखना। वैसे तो इसका मीनिंग कुछ और है, पर आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। यहां पर 2 है तो फटाक से लेके जाना कि सिंगल स्टेप, और यहां पे 1 है तो इसका मतलब 2 स्टेप। 2 स्टेप तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन का ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का।
तो अल्काइल हाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि ये टर्सरी अल्काइल हाइड जो होंगे वो टर्सरी कार्बोकैटायन देंगे, सेकेंडरी अल्काइल हाइड सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी वाले प्राइमरी और मिथाइल हाइड देंगे मिथाइल कार्बोकैटायन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन होता है। तो ये इनका आ जाएगा। और अगर SN2 का जिक्र करें जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, उनका क्या मिला था आपको, इससे उल्टा ऑर्डर मिला था। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये था, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में क्या चला गया था, टर्सरी एल्काइल हाइड चला गया था। ये ऑर्डर आपके पास आया था इसका, सही है, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा इसका। तो रिएक्टिविटी इनकी ये आ जाएगी एल्काइल हलाइड की। एक बार बताएं मुझे, ये देखिए भाई फिर। और अगर यहां पर मैं जिक्र करता हूं इसका, अगर इसका मैं जिक्र करूं, ये मैंने यहां पर लिया, बस थोड़ा सा रहता है बेटा, अभी बंद करते हैं टॉपिक को, फिर बीच में नहीं छोड़ेंगे हम। CH2 और ये लिया मैंने यहां पर X, और यहां पर अगर मैंने लिया CH2X, राइट। तो ये आपको अगर कार्बोकैटायन देगा तो कौन सा देगा, CH2 पॉजिटिव, और ये कार्बोकैटायन देगा तो कौन सा देगा, दिस कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव। ये आपके पास आ गया अलाइलिक कार्बोकैटायन, और ये आ गया बेंजाइल कार्बोकैटायन। दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, एंड दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन। और आपको पता है अलाइल और बेंजाइल कार्बोकैटायन जो बनेंगे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। कार्बोकैटायन यह रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे। ये आपको पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये मूव करके यहां आ सकता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएं, ये वाला यहां आ सकता है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देंगे इसी तरह। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो अगर हम इस केस में, अगर इस केस में हम प्राइमरी अलाइलिक कार्बोकैटायन, प्राइमरी अलाइलिक कार्बोकैटायन लें, या प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन लें, प्राइमरी एलाइलिक अगर यहां पर हम लेके चलें, या प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड हम यहां पर लेके चलें, ये मैंने प्राइमरी लिया है, देखिए ये कौन सा है, ये हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी है, तो मैंने प्राइमरी का ही एग्जांपल लिया है। ये भी मैंने प्राइमरी का एग्जांपल लिया है। अगर सेकेंडरी होता तो यहाँ H की जगह में R दिखाता, टर्सरी होता तो एक और R दिखाता। यहाँ भी अगर ये सेकेंडरी होता तो यहाँ एक R आ जाता है H की जगह, और अगर टर्सरी होता तो दूसरे H की जगह भी यहाँ R आ जाता। देखिए अगर मैं ये कहूं, मैंने ये लिख दिया, ये अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो ये बेंजाइलिक है, लेकिन कौन सा है, सेकेंडरी। अगर मैं ये लिखता हूं तो ये बेंजाइलिक ही है, लेकिन कौन सा हो गया, टर्शरी। अगर मैं ये लिखता हूं यहां पर, ये अलाइलिक ही हो गया हलाइड, लेकिन कौन सा, सेकेंडरी। और अगर मैं ये लिखूं यहां पर तो ये भी अलाइलिक है, लेकिन ये कौन सा हो जाएगा, ये अगर मैं लिखता हूं तो ये हो गया, अब की बार है तो ये भी कौन सा, अलाइलिक, लेकिन ये कौन सा है, टर्सरी। ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, और ये वाला कौन सा है, टर्सरी बेंजाइलिक। ये कौन सा है, सेकेंडरी बेंजाइलिक। और ये कौन सा है जो यहां लिखा है मैंने, प्राइमरी बेंजाइलिक। और ये जो यहां लिखा है कौन सा है, प्राइमरी अलाइलिक। अब आपको ये पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है, तो SN1 रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN1 रिएक्शन में, वो सबसे ज्यादा हम टर्सरी का मानते हैं। लेकिन प्राइमरी अलाइल ये वाला अगर मैं कहूं आपको कि जो प्राइमरी वाले हैं, सेकेंडरी में तो ये हो जाएगा, अभी सेकेंडरी और टर्सरी है उसमें तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। इवन प्राइमरी जो अलाइल हलाइड है या प्राइमरी बेंजाइल हलाइड हैं, ये जो हैं, ये भी जो है
इनकी रिएक्टिविटी जो है वो SN1 रिएक्शन जो होगी उसमें ज्यादा होती है किसी और सिंपल प्राइमरी हलाइड की बजाय। अगर हम सिंपल प्राइमरी हलाइड लें तो ये आ गया ना RX, सिंपल प्राइमरी हलाइड आपने लिया है। इसकी रिएक्टिविटी से इन प्राइमरी हलाइड और अलाइल बेंजाइल हलाइड इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है SN1 रिएक्शन में। रीजन कि इनके अंदर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो ये पर्टिकुलर ध्यान देना कि ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इवन प्राइमरी अलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक जो होगा, प्राइमरी अलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड्स शो ग्रेटर रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन देन अदर सिंपल प्राइमरी एल्काइल हलाइड। और अगर इसको फिनिश करते हैं बेटा, अगर इसको हम सिंपल वे में एक नट शेल में कहें तो आप ये कह सकते हो जो हमने अभी पढ़ा इसके अंदर कि आपके पास अगर मिथाइल हलाइड है आपके पास, या प्राइमरी एल्काइल हलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हलाइड, ये जो होंगे ये प्रीडोमिनेंटली रिएक्शन जो दिखाएंगे ये जनरली SN2 रिएक्शन दिखाते हैं, प्रीडोमिनेंटली SN2 दिखाएंगे। जबकि जो टर्शरी एल्काइल, ये कौन सा लिया हमने, मिथाइल, और ये कौन सा लिया हमने, प्राइमरी। और अगर हम जिक्र करते हैं टर्शरी एल्काइल हलाइड का, अगर टर्शरी एल्काइल हलाइड का जिक्र करें तो टर्शरी एल्काइल हलाइड जो होंगे ये जनरली SN1 मैकेनिज्म दिखाते हैं, क्योंकि टर्शरी वाले में टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, वो ये दिखाते हैं। और अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्काइल हलाइड की, सेकेंडरी एल्काइल हलाइड की बात करें, या हम बात करें प्राइमरी अलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक की, देखिए ये मिथाइल हलाइड और प्राइमरी एल्काइल हलाइड ये तो जनरली क्या दिखाते हैं, SN2 मैकेनिज्म। टर्सरी एल्काइल हलाइड क्या दिखाएंगे, जो टर्सरी एल्काइल हलाइड होंगे वो क्या दिखाएंगे, जनरली SN1 मैकेनिज्म। सेकेंडरी एल्काइल हलाइड, प्राइमरी अलाइलिक हलाइड और प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड ये जो होंगे आपके पास, ये प्रीडोमिनेंटली SN1 भी दिखा सकते हैं और SN2 भी दिखा सकते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, या दोनों भी दिखा सकते हैं। और वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि आपने सॉल्वेंट क्या यूज किया है, सॉल्वेंट क्या यूज किया है, जो न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हो उसका नेचर क्या है, इन पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल, देखिए अगर आप पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो पोलर ज्यादा किसको फॉलो करते हैं, इसको। अगर आप यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक तो इसको करते हैं। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे इजीली अटैक कर जाता है तो इसको फॉलो करेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 भी कर सकता है वो। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो मिथाइल हलाइड और प्राइमरी अल्कालाइड यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कौन सी दिखाते हैं, ये जनरली दिखाएंगे प्रीडोमिनेंटली SN2 मैकेनिज्म। टर्सरी अल्काइलाइड दिखाएंगे SN1 मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइलाइड है या प्राइमरी अलाइलिक अलाइड है या प्राइमरी बेंजाइलिक अलाइड है, ये SN1 और SN2 कोई भी दिखा सकते हैं, दोनों दिखा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के नेचर पे और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। और अगर हम जिक्र करें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में अगर हम देखते हैं तो हेलो एल्केन में आप यही लेके चलते हैं। इसमें अगर हम जिक्र करें पोलर बॉन्ड का, बॉन्ड की पोलैरिटी का जिक्र करें तो बॉन्ड की पोलैरिटी का इसमें अगर ऑर्डर हम देखें, ये पहले भी कर चुके हैं, बॉन्ड की पोलैरिटी का ऑर्डर यही होगा। सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा, CCl वाला ज्यादा पोलर होगा। ये पोलर क्यों होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो यहाँ ज्यादा है। तो हमने बताया था डायपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है, और डायपोल मूवमेंट जो आपके पास था वो चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन में पहले आपको करवा चुका हूं।
तो अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी पोलैरिटी के बेस पे देखिए, पोलैरिटी किसकी, सी एक्स बॉन्ड की, तो सी एक्स की पोलैरिटी का ऑर्डर तो ये आएगा। अब इसकी पोलैरिटी क्यों ज्यादा है इससे, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। इसका डायपोल मोमेंट क्यों ज्यादा है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हालांकि इसमें क्यू की वैल्यू ज्यादा है, इसमें डी की ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी सी और एक्स, सी और सी एल की, सी एफ की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। जब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसमें वैल्यू ज्यादा आती है। अगर हम पोलैरिटी के बेस पे यहां पर देख के चलें तो हम ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ज्यादा पोलैरिटी होगी तो सी एक्स बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना सी एक्स बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर पोलैरिटी के बेस पे हम इनका ऑर्डर देखें तो यह ऑर्डर आना चाहिए इनकी रिएक्टिविटी का, लेकिन वास्तव में जो इनका ऑर्डर आता है रिएक्टिविटी का, वो ऑर्डर ये आता है। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आता है, अगर यही हम लें कि ये है इसका पोलैरिटी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम कहें तो ये आना चाहिए। पोलैरिटी के बेस पे कहें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर शुड बी दिस। जो हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप सेम है इनमें, ठीक है। अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी पोलैरिटी के बेस पे लेके चलते हैं, पोलैरिटी ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड, तो हमें फर्स्ट लुक में यह दिखाई देता है कि जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी सी एक्स बॉन्ड की, उतना ही हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा। और डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखें तो ये आता है, तो पोलैरिटी का ऑर्डर भी यही होगा। अब इस पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ये ऑर्डर क्यों होता है इनका। अगर हम पोलैरिटी के बेस पे कहें कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, अगर पोलैरिटी के बेस पे है कि पोलैरिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो ये होना चाहिए इस ऑर्डर में। लेकिन एक्चुअल जो ऑर्डर होता है इसकी रिएक्टिविटी का वो ये होता है, ये ऑर्डर होता है इनकी रिएक्टिविटी का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, एल्काइल आयोडाइड, उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम एल्काइल क्लोराइड, और सबसे कम होंगे एल्काइल फ्लोराइड। और यह जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये आपके पास चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे आपके पास SN2 रिएक्शन हो, यही ऑर्डर होता है। और यह ऑर्डर क्यों है, इसका मतलब ऑर्डर पोलैरिटी के बेस पे नहीं है, बल्कि किसके बेस पे है, ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे है ये ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको पता है किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे। तो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहें, बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा इसकी होती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। अगर आप यहाँ पे CF लें और आप CCl लें, ये मैं दिखा भी रहा हूं, CBr लें और CI लें, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड वीक, बॉन्ड एनर्जी वीक। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी एल्काइल आयोडाइड की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, एल्काइल फ्लोराइड की। तो इसलिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स ये होगी। आपके पास SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, तो इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जाएगी, CX बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर डिक्रीज करती है तो CX बॉन्ड जल्दी टूटता है और रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे CI बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है, तो यह सबसे जल्दी टूटेगा और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो यह ऑर्डर आ जाएगा। फटाफट बताओ भाई समझ में